अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसान खोखर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्लेफील्ड और हमारे कैप्टन की डबल सेंचुरी, साइड मैच फर्स्ट क्लास भी कहलाता है, साइड मैच है और अच्छी परफॉर्मेंस शान मसूद की। मैं थोड़ा सा जो डिसअपॉइंट हुआ हूं वो मीर हमजा की परफॉर्मेंस से हुआ हूं। विकेट नहीं ले पाए थे मीर हमजा। अब से थोड़ी देर पहले तक जब मैचेस का मामला होता है, चाहे साइड मैचेस हों, तो आपको विकेट लेनी होती है। दूसरा एक थोड़ा सा परेशानी वाला एलिमेंट है कि अबरार अहमद, उनके पाँव में दर्द हुआ और वो मैच से बाहर हो गए और बाकी ओवर भी नहीं उन्होंने किए। उनको एमआरआई के लिए भेजा गया। एमआरआई की डिटेल अभी नहीं आई है, वो डिटेल आ जाएंगी तो वो भी आपके साथ शेयर कर देंगे। लेकिन उनके पाँव में दर्द हुई और वो बाहर गए। अच्छा, इंजरी 25 साल लेग स्पिनर हैं, अभी यही टाइम है उनका कि अपने आप को फिट रखना है, खेलना है। लेकिन इंजरीज जुड़ी होती हैं हर क्रिकेटर, स्पोर्ट्स ऐसी जो गेम मैदान में खेली जाती है उसके साथ। इस पर भी बात करेंगे, पाकिस्तान की ओवरऑल परफॉर्मेंसेस पर बात करेंगे। बाबर, सरफराज और शान मसूद बस यही थे पूरे मैच में जो ले गए थे स्कोर को 391 तक। तो इसके अलावा मैं अगर बाकियों में बात करूं तो अब्दुल्ला शफीक ने फिर भी 38 किया। इमाम उल हक, उन पर मुसलसल एक तलवार लटक रही है और अब वो तलवार साइम अयूब की सूरत में भी है। साइम अयूब डोमेस्टिक परफॉर्मर है और एक नया बैटिंग सेंसेशन बन सकता है पाकिस्तान में जिस किस्म की वो बैटिंग करता है। फिर हमें टेस्ट क्रिकेट में बार बार ये बात हो रही है कि फ़खर जमान स्टाइल का प्लेयर इंडक्ट करें। भाई, एक प्लेयर हमें चाहिए क्योंकि टेस्ट भी अब उस तरह से नहीं खेले जाते जैसे क्लासिक क्रिकेट खेली जाती थी। अब बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज हो गई हैं, बेसिक्स वही है टेस्ट की, लेकिन टेस्ट का जो प्लेइंग स्टाइल है वो डिफरेंट हो रहा है। अच्छा, फिर जब हम अंपायर की बात करते हैं तो प्लेइंग कंडीशंस की बात करते हैं। आए दिन प्लेइंग कंडीशंस तब्दील हो जाती हैं। अभी भी नो बॉल रिलेटेड प्लेइंग कंडीशन तब्दील हुई है, तो रेगुलर ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो इन सब के साथ कॉप अप करना, इन सब के साथ झेल होना, इंटरनेशनल क्रिकेट को समझना, और जैसे अभी मुशफ़िकुर रहीम के साथ हुआ, अगर आप इतने सीनियर कैंपेनर हों और आपको ये ना पता हो कि विकेटों में जाती बॉल को पाँव से रोका जा सकता है, हाथ से उठाया नहीं जा सकता, तो फिर तो मेरा ख्याल है आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट पर भी अल्लाह रहम करे और आपकी सोच समझ पर भी करे। विराट कोहली पर जब वो नो बॉल के बाद रन वाला मामला हुआ तो बड़ी ये हो गया वो हो गया, लेकिन उसकी आप गेम अंडरस्टैंडिंग देखें कि उसको पता थे ये रूल्स। तो ये काम होना चाहिए क्रिकेटर का इन ग्राउंड कि आपको जो नए रूल्स हैं वो भी पता होने चाहिए, क्योंकि ये आपको ऐसी जगह पर फ़ायदा देते हैं जैसा कि 2019 के वर्ल्ड कप के फाइनल में हुआ इंग्लैंड को। तो जब आपको रूल्स पता होते हैं तो आप उन रूल से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। खाली आपको टाइम आउट पता नहीं होना चाहिए, इसके साथ सब चीज़ें पता होनी चाहिए। बहरहाल जी, क्रिकेट की दुनिया, अभी मैच होने जा रहा है। तमाम हमारे लाइनअप पर भी बात करेंगे। आमिर जमाल, फ़हीम अशरफ में से कौन खेल सकता है और क्यों खेल सकता है उस पर भी बात करेंगे। मीर हमजा से लेकर शाहीन शाह अफरीदी, हसन अली और खुरम शहजाद, ये हमारा बॉलिंग लाइनअप होगा। अच्छा बॉलिंग लाइनअप है, इस पर भी बात करेंगे। खुरम डिड वेल, खुरम ने विकेट तो एक ली लेकिन मैंने उसकी बॉल देखी, पेस के साथ कर रहा है। और खैर ये पिच तो पेस वाली थी नहीं, उस तरह की जैसी ऑस्ट्रेलिया की रिवायती पिचेज होती है। पर हम जहाँ पर खेलने जा रहे हैं वहाँ पर आपको ड्रॉप इन पिच है और उसका अभी तक किसी को कोई अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि ड्रॉप इन पिच है, सिर्फ फास्ट ट्रैक और बाउंसी है। लेकिन कंफर्म तब होता है जब मैच शुरू होता है, क्योंकि ड्रॉप इन पिच का यही होता है कि उसके आखिरी लम्हात में जाके उसका बिहेवियर जब मैच शुरू होता है तब समझ आता है। उससे पहले की स्पेकुलेशंस ही होती है। बाकी जो पिच रीडर होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, वो तो खैर बेहतर चीज़ें बता देते हैं। नियरली कोई 70-80% ठीक बताया जाता है। चले जी, बहुत सारी चीज़ें इस पर बात करेंगे, पाकिस्तान फुटबॉल पर भी बात करेंगे और ज़रा वकार हमारे साथ होंगे, हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर भी, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी। तो उनसे ज़रा मैं फ़ायदा उठाऊंगा कि हॉकी पर भी बात कर लूँ, फुटबॉल पर भी। लेकिन क्रिकेट के लिए दो एक्सपर्ट्स हमारे पास मौजूद हैं। हसनैन लियाकत स्पोर्ट्स एंकर हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, आप उन्हें देखते रहते हैं उनके अपने शो में भी और सोशल मीडिया पर। तो जी बड़े चैंपियन हैं माशाल्लाह से हमारे हसनैन। तो हसनैन हमारे साथ मौजूद हैं और उनके साथ साथ सैफ खान ने हमें ज्वाइन किया है। सैफ भाई साबिक क्रिकेटर भी हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं। बहुत शुक्रिया सैफ भाई आपका। हसनैन, थैंक यू सो मच। सैयद वकार हुसैन हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया। हसनैन, पहले ज़रा अगर मैं आपसे शुरू करूँ, हम एक तो गेम अवेयरनेस की बात करते हैं। शान मसूद की अगर मैं बात करूँ, मुझे ये लगता है कि शान मसूद में एक चीज़ तो अच्छी लग रही है मुझे कि गेम अवेयरनेस ज़रूर है उसमें। ऑल दो कि हमने दूसरी बैटिंग जो ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर 11 है उसको भी अच्छी करा दी, और वो तो खैर हमारी रिवायत है कि हम अच्छी बैटिंग करवाने के माहिर हैं। लेकिन मीर हमजा
बहुत हाइप बनी हुई है। मीर हमजा बहुत परफॉर्मेंस देकर और बड़ा मेहनत करके गया है, और मीडिया पर भी उसका बड़ा चर्चा रहा है। ऐसी बात नहीं है, मीडिया भी चाहता था कि मीर हमजा, और जाहिर है जो परफॉर्म करेगा। तो मीर हमजा पे कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इस वक्त विकेट नहीं ली है, विकेट लेस है अभी तक। देखिए अरसलान, सबसे पहले तो शुक्रिया फॉर हैविंग मी ऑन शो। देखिए, सबसे पहले अगर पाकिस्तान की बॉलिंग की बात की जाए तो मीर हमज़ा की, जिस तरह आपने बात की, मीर हमज़ा को हम लाते लाते ही बहुत ज़्यादा लेट हो गए। अगर आज से 5 से 6 साल पहले उनको ले आते तो मीर हमज़ा के पास वो पेस भी होता, वो वेरिएशंस भी होती, सीम एंड स्विंग भी होता। अभी सीम एंड स्विंग तो ज़रूर है लेकिन पेस मौजूद नहीं है। और इससे अगर पूरी बॉलिंग लाइनअप की बात की जाए तो मुझे सबसे इकनॉमिकल बॉलर खुरम शहजाद लगे, जिनकी इकॉनमी भी अच्छी थी, जिन्होंने विकेट भी लिए। और हैरानगी की बात यह है कि एक ओवर साबिक कप्तान बाबर आजम ने भी करवाया, विकेट भी ली। विकेट इमाम उल हक ने ली, इमाम उल हक ने, सॉरी, विकेट विकेट इमाम उल इमाम हक ने ने ली, ली। हाँ। सो सऊद शकील ने भी सऊद किया शकील ओवर। ने भी ओवर करवाए, आमिर जमाल विकेटलेस हैं अभी तक, मीर हमजा विकेटलेस हैं, इसके अलावा फ़हीम अशरफ भी आई थिंक सो विकेटलेस हैं। नहीं, सो एक शायद ली है एक आध विकेट ली होगी। सो लेकिन जो ओवरऑल सारी बॉलिंग लाइनअप देखी जाए तो हायर साइड पे इकॉनमी आमिर जमाल की भी और उसके बाद अबरार की भी। और ये थोड़ा सा वरिंग साइन है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में आपको भी पता है और मुझे भी पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है कि आपको आपकी बॉलिंग लाइनअप ने मैच जितवाना है। अगर सही जितवाना है तो बात है। आपके बैटर्स तो वहाँ पे इतना सस्टेन कर नहीं सकते। जिस तरह आपने शान मसूद की तारीफ की, उनकी तारीफ बनती भी है। अगर उनका 200 रन आप हटा दें तो आपकी टीम 191 पे एक साइड मैच पे भी आउट हो गई थी। और जबरदस्त, ये ये, वैसे बड़ा अच्छा जी हाँ, सजेशन है। ये प्रैक्टिस मैच नहीं है, ये मतलब आप कह सकते हैं साइड मैच, टूर मैच, या फिर इसको ये भी कह सकते हैं कि फर्स्ट क्लास का मैच आप प्राइम मिनिस्टर 11 के खिलाफ खेल रहे हैं। इसको आप सीरियस लेके ही खेल रहे हैं, तभी आपकी जो 11 है वो खेल रही है। नहीं तो ये प्रैक्टिस मैच होता तो आप यहाँ पे शाहीन शाह अफरीदी को भी बॉलिंग करवाते हुए देखते, फिर बैटिंग और बहुत सारे ऑप्शन जो थे उनको भी ट्राई किया जाता। ओवरऑल पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव ये है कि बैटिंग में हमारे साथ रन लगे हैं, लेकिन बॉलिंग हमारी क्लिक नहीं कर रही है। अगर साइड मैच में क्लिक नहीं कर रही है, इसमें तो 4 से 5 लोग ऐसे हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया की जानिब से नुमाइंदगी कर चुके हैं। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया की 11 के खिलाफ खेलेंगे, यही बॉलर होंगे, पिचेस भी थोड़ी सी फास्ट होंगी, उस वक्त क्या रिजल्ट्स होंगे? क्योंकि एक शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर आप पूरी इनिंग्स नहीं जीत सकते, या फिर हसन अली के ऊपर। सो बहुत सारे सवालिया निशान है पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन आपको देख के। लेकिन अगेन मैं यही कहूँगा कि इसको सीरियस नहीं लेना चाहिए। ये एक साइड मैच ही है और इसको साइड मैच के तौर पर, एक प्रैक्टिस के तौर पर लेना चाहिए। और आगे देखते हैं कि टेस्ट मैच में हमारी कारकर्दगी कैसे होगी, स्पेशली हमारे बॉलर्स की। अच्छा सैफ भाई, काफ़ी डिटेल हसनैन ने बात की, मैं फिर ज़रा मीर हमज़ा पर आपसे बात करूंगा। आपने तो खैर खेलते देखा, डोमेस्टिक सारा कुछ आप लोगों को तो बेहतर पता है। अच्छा लड़का है, बहुत अच्छी स्विंग सीम, ये बात ठीक है। क्या पेस का वो एरा उसका नहीं है जो उसकी एक बूम पेस का था, लेकिन उसके बावजूद जब मौका मिले, मैं समझता हूँ, और ऑस्ट्रेलिया जैसी पिचेस पे तो अपनी फुल स्ट्रेंथ, अपनी फुल स्किल इनको यूटिलाइज करना पड़ता है। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। जैसे मीर हमजा पाकिस्तान के लिए खेला और डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा है, तो उसको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली हुई है कि उसको चाहिए ऑस्ट्रेलिया के अंदर जिस तरह वो उसको सपोर्ट मिलेगा विकेट से, और थ्रू आउट दी लाइन अपनी जो उसकी परफॉर्मेंस जा रही है डोमेस्टिक में, उसका सीजन अच्छा लगा हुआ है, तो उसकी पेस के साथ जाना चाहिए, उसको उसी स्ट्रेंथ के साथ जाना चाहिए। और जितना भी उसको एक्सपीरियंस है उसको यूटिलाइज करते हुए इस सिचुएशन में बड़ा अच्छा मौका है इसको कि ये परफॉर्म करे। और अपनी लाइन और लेंथ जो उसके पास, देखे दोनों स्विंग है, अंदर भी अच्छा करता है, आउट स्विंग भी अच्छा करता है, तो अपनी स्ट्रेंथ के साथ जाना चाहिए इसको। और मैं इसको बड़ा रेट करता हूँ, देखता आ रहा हूँ, अंडर 19 से मैं देखता आ रहा हूँ, सारी क्रिकेट सामने खेला है, अभी डोमेस्टिक में भी खेल रहा है, परफॉर्म करके गया है, टीम में आया है। तो मैं समझता हूँ उससे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं, कप्तान को भी होंगी, कप्तान उसके क्लब में भी खेलता है, शान मसूद, सरफराज भी सारे साथी खेलते हैं क्लब में, तो बड़ा सरफराज को भी उससे शान मसूद को बड़ी हेल्प देगा इसकी बॉलिंग से, क्योंकि उसको पता है कि किस तरह से सिचुएशन में कैसी बॉलिंग करनी है। तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि मीर हमजा अच्छी बॉलिंग करेगा। अच्छा वकार, अगर मैं मीर हमज़ा की आपसे भी बात करूं, मीर हमज़ा बड़ा अच्छा बॉलर मैंने डोमेस्टिक में भी देखा, फिर इंटरनेशनल भी जब भी खेले हैं तो ठीक खेले हैं वो, फिर ए के मैचेस हों जो भी हों, तो मीर हमज़ा डूइंग गुड। और कराची किंग्स के लिए भी मीर हमज़ा जो है वो अभी तक रिटेन बॉलर्स में से है, तो कराची किंग्स को भी उस पर बड़ा रिलाई करना है, क्योंकि आमिर को रिलीज़ कर दिया है कराची किंग्स ने। तो मीर हमज़ा उसको खुद को खुद ही प्रूव करना पड़ेगा। मौका तो मिल गया और अच्छी जगह मिला है जहाँ पर तो बॉलर्स के लिए कोई मसला नहीं है। जी बिल्कुल, दुआएं तो यही काम करती हैं कि किसी प्लेयर को मौका मिले, और अमीर हमजा को मौका मिला। अमीर हमजा को आप चाहिए कि वो अपने आप को प्रूव करे। और जहाँ तक आपने बात की डोमेस्टिक क्रिकेट की, तो वहाँ पर उसने काफ़ी परफॉर्म किया है, और आप कराची किंग्स भी उस पर रिलाई करेगी। अब उसको अपने आप को प्रूव करना होगा। और वहाब रियाज ने जब टीम अनाउंस की थी तो मुझे
बड़ा अच्छा उनका फैसला लगा कि उन्होंने मीर हमजा को टीम में रखा। इसके अलावा शाहिन अयूब को, क्योंकि डोमेस्टिक परफॉर्मर्स को जब आप जगह देते हैं तो अच्छा महसूस होता है कि वो भी क्लिक करें और जो पुराने क्रिकेटर्स हैं उनके साथ वो अपने आप को ग्रूम आउट करें। तो मुझे लग रहा है कि मीर हमजा जब फाइनल मैच शुरू होगा, यानी कि जब सीरीज वगैरह तौर पर शुरू होगी ये, तो इसको हम साइड मैचेस कह सकते हैं, क्योंकि जब भी टीम ऑस्ट्रेलिया का टूर करती है, न्यूजीलैंड का टूर करती है, तो मुख्तलिफ किस्म की क्लबों के साथ भी मैचेस खेलती है। लेकिन अब तो हमारी खुशकिस्मती है कि हमें ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं जो उनकी जो PM11 है उसके साथ मैच खेलने का पहला मौका मिला है। उम्मीद यही है कि तमाम खिलाड़ी जो होते हैं वो अपनी गलतियों को नहीं दोहराएंगे जो इस मैच में करेंगे। तो उम्मीद ये है कि टीम अच्छा परफॉर्म करेगी और खास करके जो मीर हमजा है वो अपने आप को प्रूव करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। बेकार खबरें ये भी हैं यार, अबरार वाली। अबरार को MRI के लिए भेजा गया, अबरार के पाँव में दर्द था। बिल्कुल नया, हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो या नए बॉलर्स हैं जिनको मौका मिल रहा है, थोड़ा सा फिटनेस, ये चीज़ें थोड़ा सा खुद भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये मौका मिस नहीं करना है। और अबरार जैसा बॉलर तो हमारे बड़े काम आएंगे ना ऑस्ट्रेलिया जैसी पिचेस पे। बिल्कुल, अबरार तो हमें बहुत काम आएगा। और जब वर्ल्ड कप में भी अबरार को जब हमने नहीं रखा था तो ये बड़ी हमारी बदकिस्मती सी थी और हम ये सोच रहे थे कि इसको शामिल किया जाए। लेकिन अब ये है कि टेस्ट स्क्वाड में उसको टीम का हिस्सा बनाया गया। और जो ऑस्ट्रेलिया की जो पिचेस हैं वहाँ पर हमजा जैसे सॉरी अबरार अहमद जैसे जो लेग स्पिनर हैं वो हमारे लिए बड़े काम के होंगे। तो इंजरीज भी बहरहाल खिलाड़ियों के साथ लगी रहती है। बहरहाल हमारी ये दुआ है और हमारी ये उम्मीद भी है कि अबरार अहमद मुकम्मल तौर पर सेहतियाब होंगे। और MRI के लिए उनको भेजा गया है। अभी तो MRI की जब रिपोर्ट आएगी तो फिर सूरत का पता लगेगा। बहरहाल हमें ये होप अच्छी रखनी चाहिए और ये दुआ करनी चाहिए कि अबरार अहमद को मौका मिला है। और अबरार अहमद को चाहिए कि जब वो फिट होकर दोबारा स्क्वाड में शामिल हों और जब अपना पहला मैच खेले तो वो भी अपने आप को प्रूव करने की हर मुमकिन कोशिश करें। और पाकिस्तान में जब टूर किया था न्यूजीलैंड ने भी और इंग्लैंड की टीम भी आई थी, तो टेस्ट स्क्वाड में वो भी शामिल थे, तो अच्छा परफॉर्म करे थे। तो अब उनको मौका मिला है कि वो इंटरनेशनल टूर किया है उन्होंने। तो बहरहाल अब देखते हैं कि इनकी तो खिलाड़ियों के साथ लगी रहती है। अब देखते हैं कि डॉक्टर्स इस हवाले से क्या करते हैं। अल्लाह करे कि रिपोर्ट हाँ, वो जल्दी फिट हो जाएं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। अबरार देखें वर्ल्ड कप भी मिस कर गया, हसनैन बाहर बैठे बैठे पूरा, और फिर अब जब मौका मिल रहा है तो पाँव में अच्छा, कोई वैसे ऑन अ लाइटर नोट कोई कंधे पे उठा के नहीं ले गया फिर अबरार को बाहर? देखिए वो कंधे वाली स्टोरी तो अलग है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मेरे अपने प्रोग्राम में 6 दिन पहले मैंने रिपोर्ट किया था। हमारे रिपोर्टर हैं साद अब्बासी कैनबरा से, उन्होंने कहा था कि मुझे अबरार लड़खड़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। ओह, और उस वक्त उन्होंने जब PCB से रब्ता किया, मैनेजर से रब्ता किया, तो उन्होंने यही कहा कि अबरार के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आज से 5 दिन पहले अगर अबरार लड़खड़ा रहे थे, उनको उस सिचुएशन में टेस्ट क्यों खिलाया गया? कल मेरे प्रोग्राम में साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रऊफ खान यही कह रहे थे कि अगर हम नसीम शाह की इंजरी को सीरियस ले लेते, जब उनको थोड़ा सा पेन हो रहा था अपने शोल्डर्स में, तो शायद नसीम शाह 3 महीने के लिए बाहर ना होते। शायद वो 1-2 मैचेस मिस करके या 1 हफ्ता मिस करके वो आपको वर्ल्ड कप के लिए भी अवेलेबल होते। तो ये इंजरी को ना बहुत ही लाइट लिया जाता है। अगर एक खिलाड़ी आपको ये कह दे जी कि मैं फिट हूँ खेलने के लिए, या फिर मैनेजमेंट आपको ये कह दे यार कि कोई मसला नहीं है, तुम्हारा थोड़ा सा ये थोड़ी सी चीज़ पुल हुई है, आप खेलना स्टार्ट करते हैं, तो ये जब इंजरी के साथ आप नाइंसाफ़ी करते हैं ना, तो आपको बहुत लंबे अरसे के लिए बाहर होना पड़ता है। और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि 6 दिन पहले जब हमने ये सवाल उठाया उस वक्त PCB मुकर गई जी, कोई मसला ही नहीं है अबरार के साथ। अबरार से जब किसी ने पूछा उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है, टीम मैनेजर से पूछा उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है। लेकिन अब आके मसला निकल आया आपने ना जो सर बात 4 कही दिन है बाद। ना नसीम शाह वाली, आपको याद होगा लंका प्रीमियर लीग में जब उनको पेन हुआ था, वो आए थे तो आप समेत हम सारों ने PCB से कहा था भाई ये क्या मामला? उन्होंने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं है, वर्कलोड मैनेजमेंट की वजह से उन्हें वापस बुलाया है, कोई ऐसा पेन वेन नहीं है, वो तो प्रैक्टिस कर रहे हैं। और वाकई वो कर भी रहा था प्रैक्टिस नसीम, तो उसके फिर वीडियोस भी हमने देखी। तो यार ये भी है बड़ा देखिए, अजीब आप वो मामला। जब दिहाड़ीदार किस्म के आप फिजियोज को और डॉक्टर्स को PCB में जगह देंगे तो इसी तरह होगा ना, आपको प्रोफेशनल्स को लाना पड़ेगा। आपकी PCB में वो मतलब आप देख लें कि वो किस तरह के कैलिबर के डॉक्टर हैं। ठीक है, आप वो एक बाबा जी को जानते हैं ना जिनको 25 लाख रुपया दिया गया था, एज ए साइकोलॉजिस्ट वो टीम के साथ ट्रैवल किया था, और उनकी अपनी हालत ये थी कि वो मुझे सॉरी टू से खुद साइको पेशेंट लगते थे। सो इस तरह की चीज़ें PCB को अब सीरियस लेनी पड़ेंगी, और ऐसे लोगों को PCB में लाना होगा जो कि साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स भी हैं, साबिक क्रिकेटर्स भी हो जिन्होंने इस फील्ड में डिग्रीज की हैं। मैं आपको बताऊं कि पिछले दिनों जब सलमान बट का इशू हुआ, इस पे अब करेंगे, जो इस पे जी जी हाँ ब्रेक के बाद हसनैन, इस पे तो बड़ी डिटेल बात करनी है मैंने आप लोगों के साथ। सलमान बट वाले इशू के पर तो मैंने अभी रिसेंटली आकिब जावेद समेत तमाम हमारे साबिका टेस्ट क्रिकेटर्स हैं उनके साथ मैंने अपने शो में भी बात की है। तो आकिब जावेद ने ये कहा कि जी सलमान बट खुद भी थोड़ा गलत खेल गए,
अच्छा, मैं बताता हूँ आपको उन्होंने ये क्यों कहा। वो आने वाला है हमारा इंटरव्यू मंडे को, तो उस पर और बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, शाहीन बाबर की लड़ाई और दीगर चीज़ें भी हैं। अच्छा जी, एक छोटा सा ब्रेक लूँगा, मैं ज़रा सलमान बट वाले मामले पर भी सबसे बात करूँगा। मैं ये समझता हूँ, मेरा ये ज़ाती सा ख्याल है, बाकी मैं दोस्तों से पूछ लूँगा कि सारे लोगों को जब उसका रिहैब या सज़ा या जो कुछ भी मामला था वो पूरा हो जाए, तो उसको सेकंड चांस नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा? कुछ तो देना चाहिए ना। अब वो उससे अच्छा क्रिकेट ब्रेन मुझे तो नहीं लगता कि पाकिस्तान में इस वक्त क्रिकेट में डोमेस्टिक के साथ जुड़ा हुआ है। खैबर से लेके कराची तक हर बंदे को वो जानता है, डोमेस्टिक क्रिकेटर को, सारे उसके साथ इंटरकनेक्ट। और वो कोई चीफ सिलेक्टर की टीम का हिस्सा नहीं था, मैं बार बार कह रहा हूँ। वो एक कंसल्टेंसी मिल रही थी जिसको मशवरे देने थे, उसका कोई अथॉरिटेटिव रोल नहीं था, मशवरे में था। भारत पीसीबी ने इसको कैसे हैंडल किया, इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। बैक बात कर रहे थे हम, जरा ब्रेक पर जाने से पहले सलमान बट की चल निकली थी, मैंने जरा रोक लिया था हसनैन को क्योंकि हमने जरा डिटेल बात करनी है। तो जनाब अली तीनों साथ हमारे साथ मौजूद है। हसनैन, पहले तो जरा सलमान बट का केस हम जरा अगर डिटेल में थोड़ी सी बात करें तो सलमान बट अपना पूरा टेन्योर कर चुका, सज़ा वाला और रिहेबिलिटेशन जो भी कहते हैं वो पूरा हो गया, उसका प्रोग्राम जो उसको दिया गया था। फिर उसने डोमेस्टिक भी खेली, फिर उसने पीएसएल भी लाहौर कलंदर से खेल ली, और जब उसने ये सारा कुछ कर लिया, आमिर को मुसलसल पाकिस्तान भी खिला दिया और आपने पीएसएल भी खिला दी, और आमिर को रिलीज़ किया कराची किंग्स ने, तो वावेला भी मच गया कि ये क्या हो गया, आमिर को रिलीज़ कर दिया। तो यार सारे एक ही केस में थे, अगर सबके साथ एक जैसा सलूक है तो सलमान बट के साथ क्या मसला है? देखिए, कुछ चहेते होते हैं अरसलान, और मैं अक्सर कहता हूँ तो कि हमारे कोई चाचे मामे तो हैं नहीं, हम इनको जानते हैं, जितने भी सुपरस्टार्स हैं पाकिस्तान की आपने वजह से बिल्कुल जानते हैं, ठीक ठीक है। और इसी वजह से हम खुल के बात करते हैं कि हम लगी लिपटी बात करते नहीं हैं। आप देखिए, जस्टिस कय्यूम रिपोर्ट से स्टार्ट कर लीजिए, ठीक है। वसीम अकरम कहाँ पे हैं आज, मैं आज नाम लूँगा, इंजमाम उल हक कहाँ पे हैं आज, ठीक है जी। सईद अनवर कहाँ पे हैं, वकार यूनुस कहाँ पे हैं, सलीम मलिक को एक हमने निशान इबरत बनाया हुआ, ठीक है जी। उससे पहले भी ये सारी चीज़ें होती रही। फिर आप 2010 की मिसाल ले लें, सलमान बट को निशान इबरत बनाया गया, आसिफ को निशान इबरत बनाया गया, मोहम्मद आमिर को आज भी ये कहा जाता है कि आमिर तुम आ जाओ, और कहता कौन है, जो उनके खिलाफ सबसे ज़्यादा हार्ड स्टांस लेने वाला मोहम्मद हफीज़ उनको फ़ोन करके कहता है कि आमिर आप आ जाओ, या आप फर्स्ट क्लास खेल लो, उसके बाद हम आपको पिक कर लेंगे, ठीक है। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं। मैं समझता हूँ कि अगर आपने वसीम अकरम लोगों को, इंजमाम उल हक को, या उन लोगों को माफ़ कर दिया, ठीक है, इल्ज़ामात लगा के साइड पे कर दिया क्योंकि उनकी उस वक्त ब्रांड वैल्यू ज़्यादा थी, उस वक्त वो सुपरस्टार्स थे, तो आपको सलमान बट को भी माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि 5-6 साल उन्होंने सज़ा काटी, उसके बाद फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली, लिस्ट ए की क्रिकेट खेली, लाहौर कलंदर की जानिब से पीएसएल खेला, उसके बावजूद भी पाकिस्तान की जानिब से उनको खेलने का मौका नहीं मिला। फिर आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 2-3 वर्ल्ड कप क्वालिफाइज में वो 2-3 टीम्स की कंसल्टेंसी भी कर चुके हैं। सिंगापुर के वो कोच थे, हेड कोच थे। फिर उन्होंने जब क्वालिफायर्स हो रहे थे तो अफगानिस्तान के बैटिंग कंसल्टेंट भी रहे हैं। एग्जैक्टली। अभी देखिए कि उनके साथ जो ही पीसीबी ने उनको ये कहा जी कि आप एज ए कंसल्टेंट टू वहाब रियाज काम करेंगे, तो उसके बाद उन्होंने जो उनकी बात हो रही थी अफगानिस्तान के साथ उसको थोड़ा सा स्टॉप लगाया। और अब मुझे ये खबरें आ रही हैं कि अफगानिस्तान ने जो ये सुना कि सलमान बट को जी, मैंने खुद पूछा सलमान बट से, तो मैं आपको कैटेगोरिकली बता रहा हूँ, उस बेचारे ने मना किया। और एक दिन पहले उसको ये ऑफर थी और उसको पता लगा यार पाकिस्तान के लिए कुछ ऑफर होने जा रही है, उसने उन्हें रोक दिया कि यार मैं पाकिस्तान के लिए काम पहली और प्रायोरिटी। अच्छा, सलमान बट के पास ये भी बता दूं मैं अपने सुनने वालों को भी, और हसनैन आप तो हैं और सैफ भाई और वकार हैं, सलमान बट के पास बाहर जाना कोई मसला नहीं था। हेड कोच वो रह लिया है क्वालिफायर्स में टीम्स का, तो इसका मतलब है आईसीसी को कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि उसने अपना दिया हुआ पूरा प्रोग्राम पूरा किया जो आईसीसी की जानिब से एक शर्तिया प्रोग्राम होता है। अब वो बाहर भी जा सकता था, सब कुछ। वो पाकिस्तान में है, कमेंट्री करता है, डोमेस्टिक के साथ जुड़ा रहता है, ब्रॉडकास्टिंग के टीम के साथ है। तो यार हसनैन फिर तो मेरा ख्याल, मेरा एक सवाल है आपसे सर, मेरा एक सवाल है कि अफगानिस्तान के जो कंसल्टेंट थे, अजय जडेजा उनका नाम था, क्या वो फिक्सिंग में मुलविस नहीं रहे? ठीक है, क्या अजहरुद्दीन फिक्सिंग में मुलविस नहीं रहे? वो एक क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। मैं आपको जस्टिस कय्यूम के 10-10 कैरेक्टर्स बता सकता हूं कि सारे के सारे फिक्सिंग में मुलविस रहे। 99 वाला फाइनल पूरे पाकिस्तान का बच्चा बच्चा कह रहा है कि उस फाइनल में कुछ तो गड़बड़ थी कि इतनी सुपरस्टार टीम 131 पे आउट हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो सुपरस्टार्स हैं, वो किसी चैनल का प्रेसिडेंट, किसी फ्रेंचाइज के प्रेसिडेंट्स हैं, किसी जगह पे जो है वो कमेंट्री करते हुए नजर आते हैं, किसी जगह पे चीफ सिलेक्टर नजर आ जाते हैं, लेकिन सिर्फ मलबा 2 बंदों पे, एक सलीम मलिक पे, एक जो है वो सलमान बट पे आता है। तो ये गलती मेरे समझता हूं। और फिर मैं आपको एक और चीज हसनैन अगर याद करवा दूं, इसी केस में वकार भी हमारे साथ हैं, सैफ भाई भी, उनसे भी करता हूं बात। चले मैं जरा वकार, सैफ भाई, यही केस जो सलमान बट वाला है, पहले जरा आपका व्यू लेना चाहूंगा सलमान बट वाले मामले पर।
देखिए सलमान बट की बात करें, अगर मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व था तो उसको नहीं आना चाहिए था। आपने पहले गलती की, आमिर को खिलाया। अब यूनिफाइड पॉलिसी बनाए कि जो मैच फिक्स में इन्वॉल्व है वो बिल्कुल नहीं खेलेगा। वेल सेड। अगर आप दूसरों को ला रहे हैं तो फिर सलमान बट का भी कसूर नहीं है कोई। आपने लाया, अनाउंस किया, बाद में उसको हटा दिया, ये नहीं होना चाहिए। मोहम्मद आमिर को आपने बेनिफिट दिया, आपसे 2 लड़के सलीम मलिक रह गए हमारे यहाँ, एक आसिफ रह गया और अताउर ये रह गया। रहमान, अताउर अताउर रहमान। रहमान, तो इनका क्या कसूर है? कार, आपका व्यू जी सलमान बट वाले मामले पर? आपने तो इसको पूरी स्टोरी को कवर भी किया लाहौर बैठ के। बिल्कुल सलमान बट को मौका मिलना चाहिए था, क्योंकि वो इस सेंस में बात कर रहा हूँ, जब आप मोहम्मद आमिर को खिलाते हैं तो सलमान बट ने भी अपनी सजा काट ली है, उसको सजा हुई थी। उसके अलावा जो जितने भी SOP थे उस पर उन्होंने अमल किया था। और इसके अलावा सलमान बट का मुआहदा भी होने जा रहा था अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, और जब उन्होंने देखा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से उन्हें ऑफर आ गई है, तो उन्होंने वहां पर जवाब दे दिया था, जिसकी वजह से मैं ये समझता हूँ कि सलमान बट के साथ काफी ज्यादती हुई है। और इसके अलावा जब वहाब रियाज ने उनको कंसल्टेंसी के लिए ऑफर दी थी, तो तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखना चाहिए था कि इस तरह का प्रेशर आ सकता है अगर मैं ये वाला काम करूं, तो जिससे मुझे कल को पुल आउट होना पड़ेगा। और ये जब प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी तो हमने बड़ी कोशिश की थी कि उनसे ये पूछने की, तो उन्होंने कहा था कि पहले भी फैसला मेरा था कि मैंने उन्हें रखा, और अब भी मेरा फैसला है कि मैं यू टर्न लेने जा रहा हूँ। बहरहाल आपको तो पता है कि बाद में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से ये एलामिया जारी किया गया था कि उन्होंने इस तरह के जो करैक्टर में मुलविस होंगे वो ऐसे खिलाड़ियों को हरगिज़ मौका नहीं देंगे। बहरहाल वहाब रियाज ने काफी ज्यादती की है सलमान बट के साथ। लेकिन वकार, जो मेरा पूछने का आप सब लोगों से मकसद है, पहले मैं जरा सैफ भाई की बात जरा कंप्लीट करवाऊँ ना, फिर आप तीनों हजरात से जो मेरा पूछने का मकसद है वो इससे थोड़ा डिफरेंट है। खाली आमिर करेक्टर नहीं है। सैफ भाई जरा पहले आप अपनी बात कंप्लीट करें, फिर आप लोगों से सवाल भी करता हूँ इस पर। मोहम्मद आमिर को आपने बेनिफिट ऑफ डाउट दिया कि एज की वजह से उसको बेनिफिट दिया कि वो यंग है, गलती कर दी। बाकी दूसरे प्लेयर थे, आपने उनको जो है शर्जील खान भी डोमेस्टिक खेल रहा है, बाकी और जो बड़े प्लेयर थे उनको नेशनल टीम में तो आप नहीं खिला रहे ना, सिर्फ मोहम्मद आमिर ही खेल रहे हैं नेशनल टीम में। सही बात। अगर आपको करना था तो फिर औरों को भी खिलाते हैं। मोहम्मद आसिफ ने भी, तो ये सब सारे थे ना साथ, बहुत सारे लोग थे। 2010 में जो बड़ा मुल्क की जो बदनामी हुई है 2010 में जब मैच फिक्सिंग थी, तो वो जो है वो कौन उसको देखेगा? आप एक पॉलिसी बनाए ना। हाफिज कल तक कहते थे कि मैच फिक्सिंग जो इन्वॉल्व है उसको नहीं होना चाहिए, फिर हाफिज को फोन करके बोलते हैं आमिर को डोमेस्टिक खेलो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, मैं जरा इससे एक चीज़ और है हसनैन, जो अब मैं आपसे बात, एक तो मोहम्मद हफीज़ वाला वो मैं बात करता हूँ कि उन्हें ऑस्ट्रेलिया पहुँचते ही याद आ गया सलमान को नहीं होना चाहिए, सलमान को बाहर कर दो। एक चीज़ ये है कि जिसने ऑफ़र की वहाब रियाज साहब, और जिन को की, एक तो सलमान बट को की, एक राव इफ्तिखार साहब को की। राव इफ्तिखार अच्छा बंदा है, शरीफ आदमी है, अच्छा बेचारा काम भी कर रहा है, ठीक है, उसको की। कामरान अकमल को की। ये जो सारा केस था ना 2010 वाला, इसके अंदर वहाब रियाज और कामरान अकमल दोनों शामिल थे। इन्वेस्टिगेशन हुई थी। हाँ। सर उनकी वो जैकेट वाला मामला हुई थी। हम सारों को पता है, ये तो ज़बानी जब कामरान अकमल आ गए दूध से धुल के, वहाब रियाज चीफ सेलेक्टर आ गए, तो सलमान बट भी उसी केस का हिस्सा थे। वो कल्प्रेट हो गए तीनों, चलो हमने माना। लेकिन सलमान बट ने तो ये भी नहीं मांगा ना कि मुझे तो पाकिस्तान टीम खिलाओ, मुझे क्यों नहीं खिलाते। एक ने पाकिस्तान टीम में खेला और ख़ुद छोड़ दिया और उसकी मिन्नतें करते रहे, और वो ये कहता रहा जी ये जो मैनेजमेंट है वकार यूनुस और दीगर, मैं इनके साथ नहीं खेल सकता। अब आप मुझे बताएं, एक का बिहेवियर ये है, फिर उसकी मोहम्मद हफीज़ जो ये कहते थे कि अगर ये खेलेंगे तो मैं नहीं खेलूंगा टीम में, वो उनकी मिन्नतें कर रहे हैं जब उस पोस्ट पर आ गए। देखिए, दो चीज़ें, अभी भी आपके ऊपर एक इल्ज़ाम लगा दूँ ना, तो उसका यही होगा कि आप पहले मुल्ज़िम हैं, ठीक है, उसके बाद उसकी तहकीकात होंगी। अगर आप मुजरिम ठहरे तो उसके बाद एक सज़ा है उसकी, आपको लेट सपोज आप इस प्रोग्राम की सज़ा है जी कि आप 2 महीने के लिए या 3 महीने के लिए ऑफर हो गए, ठीक है। वो ऑफर का आपका टेन्योर ख़त्म हो, उसके बाद आपको वापस ऑनर आना है, ठीक है। अब ऑनर आने के वक्त कोई कह दे जी कि नहीं ये तो सज़ा याफ्ता है, तो आपको कैसा लगेगा? क्योंकि आपको एक सज़ा डिटर्मिन की है, हमने 3 महीने की या 4 महीने की सज़ा आपकी डिटर्मिन की, वो हो चुकी है, उसके बाद वापस आप आ गए। दूसरा, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ सबको कि सलमान बट को सिलेक्टर नहीं बनाया गया था, उनको कंसल्टेंट बनाया गया था। कंसल्टेंट का काम क्या होता है? कंसल्टेंसी देना। अरसलान चीफ सिलेक्टर हैं, अरसलान मुझसे पूछेंगे कि हसनैन ये बच्चा बॉलर कैसा है,
तो मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि मैंने इसको कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में देखा, इसने ये किया, मैंने इसको हनीफ मोहम्मद में देखा, इसने ये किया, मैंने इसको टी20 में देखा, इसने ये किया। मैं ये नहीं कह सकता यार कि ये लड़का पसंद है, इसको करना ही करना है, ठीक है? सिलेक्टर का काम तो ये होता है एग्जैक्टली मैं यही कि बात कहता अपनी हूँ, वो पावर मशवरे को, के जी लिए। हाँ, अपनी पावर को मनवाना। लेकिन कंसल्टेंट का काम ये होता है कि सिर्फ सिलेक्टर को ये बता देना कि कौन सा लड़का डिजर्व कर रहा है, कौन एडवाइस सा नहीं करेगा। कर रहा। और ये इस वजह से हो रहा है कि देखिए सलमान बट एक ऐसा ब्रेन है जो कि पाकिस्तान में ऐसा ब्रेन बहुत कम ही आए हैं ऐसे लोग, ठीक है? 2010 में जब वो कप्तान बने तो ब्रिटिश मीडिया उनकी तारीफ करते हुए रुकता नहीं था। और ऊपर से वो कमेंट्री भी कर रहे हैं और कमेंट्री के साथ साथ वो डोमेस्टिक क्रिकेट को 1.5-2 साल से जी, देख रहे हैं। फॉलो तो कर। ऐसा लड़का जो डोमेस्टिक को फॉलो कर रहा है, वो डोमेस्टिक के लड़कों को जानता है। अच्छा, और बड़ी खामोशी और डिसेंसी के साथ। एग्जैक्टली देखिए, डिसेंट तो वो पहले भी थे, ठीक है? और पाकिस्तान में आई थिंक उस वक्त जिस ज़माने में उनको कप्तान बनाया गया था, उस वक्त हमारे बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स को भी उतनी इंग्लिश नहीं आती थी जितनी अच्छी इंग्लिश वो बोलते थे, जितनी अच्छी क्रिकेट की समझ उनको थी। लेकिन अनफॉर्चुनेट है उनके लिए, एक वाकया उनको हो गया, उनको ट्रैप किया गया, मजहर मुजीद ने ट्रैप किया या किसने किया, लेकिन वो हो गया, उसकी सज़ा वो काट चुके। लेकिन मेरे हिसाब से जिस तरह सैफ भाई बात कर रहे हैं ना, जिस तरह मैंने भी पहले बात की और जिस तरह आप भी कह रहे हैं, देखिए पॉलिसी को यूनिफाइड होना चाहिए। अगर तो आपने कहना है जो कि फिक्सर सिस्टम का हिस्सा नहीं हो सकते, तो फिर 97 से लेके 2023 तक जितनों ने भी फिक्सिंग की है ना, उनको आप साइड पे कर दें, ठीक है? ये नहीं कि आधा तीतर आधा आधा बटेर, बटे। ठीक है जी? और अजीब व गरीब सी सिचुएशन है कि एक तरफ हम आमिर को अकोमोडेट कर देते हैं, आसिफ जो है वो दर बदर के धक्के खा रहा है, कभी वो पिज़्ज़ा की डिलीवरी कर रहा होता था, आजकल बेचारे मेरे ख्याल है कहीं टैक्सी वगैरह चला रहे हैं, लेकिन उनके हालात ठीक हो गए। लेकिन सलमान बट के भी हालात इसी तरह के थे, बड़ी मुश्किल हालात में उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली, लिस्ट ए क्रिकेट खेली, फिर लाहौर कलंदर की जानिब से खेले, फिर उन्होंने गनी एक टूर्नामेंट है वो करवाना स्टार्ट किया, उसके बाद कमेंट्री उनको मिली। सो ये पॉलिसी अगर यूनिफाइड होगी तो उसका फ़ायदा भी सबको होना चाहिए। अगर आपने एक तरफ आमिर को अकोमोडेट किया तो सलमान बट को भी आपको अकोमोडेट करना चाहिए था। वेरी वेल सेड। अच्छा, वकार, मोहम्मद हफीज़ पहुंचते हैं ऑस्ट्रेलिया, वहां से ये कहानी शुरू होती है। तो मोहम्मद हफीज़ यहाँ तो आमिर को फ़ोन कर गए, वहां जाके उन्होंने सलमान को, थोड़ी समझ में नहीं आई ये बात कि सलमान को हटवाना है, आमिर को रखना है, क्यों? बस ऐसे ही मुझे भी ये समझ नहीं आई थी कि पहले तो टीम में मशवरे के साथ रख लिया और वहाब रियाज ने ये कहा कि मैं चाहता था कि सलमान बट को रखा जाए और सलाह मशवरे के साथ रखा, लेकिन अचानक यू टर्न ले लेना और बैक पर चले जाना है, तो यही वजह है। और मोहम्मद हफीज़ से भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी मोहम्मद हफीज़ ने कराची स्टेडियम में, तो ये सवाल किया गया था उनसे भी, तो उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने खुद मोहम्मद आमिर को फ़ोन किया था। यानी कि पहले तो आप एहतजाज करते रहे कि मोहम्मद आमिर टीम का हिस्सा होगा तो मैं नहीं खेलूंगा, ये कहा था उन्होंने। लेकिन उसके बाद जब आप डायरेक्टर बन जाते हैं तो आप अपनी स्ट्रेटजी तब्दील कर लेते हैं, फिर आप मोहम्मद आमिर को फ़ोन करते हैं, उनकी मिन्नतें तरले किए जाते हैं और बार बार पहले भी जो चेयरमैन रह चुके हैं साबिक, नजम सेठी भी हैं, उन्होंने भी ये कहा था कि मोहम्मद आमिर टीम में वापस आ सकते हैं अगर वो अपनी रिटायरमेंट को वापस लेते हैं। लेकिन इसके बावजूद उनकी उनके तरले मिन्नतें किए जा रहे हैं। लेकिन एक सलमान बट है, वो अपनी सज़ा काट के आया हुआ है और इसके अलावा उन्हें आपने लाहौर कलंदर का भी हिस्सा बनाया है, फिर इसके अलावा डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेला, फिर वो नेशनल टी20 भी खेला था रावलपिंडी में, आई थिंक तकरीबन 3-4 साल पहले। लेकिन उसके बावजूद आप नेशनल टीम का उसको हिस्सा नहीं बनाते और पहले आप ये कहते हैं कि आप डोमेस्टिक में परफॉर्म करें, फिर आपको टीम में रखा जाएगा। उसने डोमेस्टिक में परफॉर्म भी किया था, बहरहाल वो थक हार गया, उसने देखा कि अब मेरी जगह नहीं बनती, तो वो खुद ही पीछे हट गया। फिर अब मुख्तलिफ दरवाजे खटखटा रहा है वो कि मुझे मुख्तलिफ ओहदों पर रख लिया जाए। इसके अलावा सलीम मलिक की आपने बात की, तो सलीम मलिक को भी मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी अरसे से वो पीसीबी के चक्कर काट रहा है, लेकिन कोई भी चेयरमैन जो पीसीबी का रह चुका है वो उनसे मुलाकात नहीं करता। वो चाहता है कि वो भी कोच बने, क्योंकि उसने भी अच्छा, सजा मजे की काट ली बात है। है वकार, ये जो बात हसनैन ने कही ना, पूरी जस्टिस कयूम रिपोर्ट तो सुनाई दी तकरीबन हसनैन ने। आप इंजमामुल हक को लाते हैं और कभी आप उसको चीफ सेलेक्टर हेड कोच दोनों दे देते हैं, फिर आप उसको कभी चीफ सेलेक्टर ले आते हैं, कभी हेड कोच ले आते हैं, फिर इंजमामुल हक जब निकलते हैं तो भी एक ऐसी चीज़ में निकलते हैं जिसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है पीसीबी के साथ। एक कंपनी निकल आती, उसकी रिपोर्ट अब तक किसी को नहीं पता कि वो जी तहकीकात हो रही है, रिपोर्ट आएंगी, क्या आएगा उसका। मुझे पता है क्या जवाब आएगा कि जी अब तो इंतजाम हिस्सा ही नहीं है पीसीबी का, तो अब उस रिपोर्ट का हम उन्हें क्या सजा दें। यही बात है वकार। बिल्कुल ऐसे ही होगा। अभी तक रिपोर्ट के किसी भी किस्म का अभी ये नहीं पता लग रहा कि रिपोर्ट का फैसला कब आएगा और ये क्या मामला था सारे। लेकिन बहरहाल यही आप वाली बात बिल्कुल ठीक है कि भाई अब उसने तो रिजाइन दे दिया है, वो वहाँ से चले गए हैं। बहरहाल 1.5 करोड़ रुपया बच गया पीसीबी का, क्योंकि वो खुद रिजाइन दे के गए थे। अगर रिजाइन दे के ना जाते तो उन्हें 1.5 करोड़ रुपये देना पड़ना था, क्योंकि 6 महीने की
नोटिस होता है, नोटिस पीरियड नहीं देखे गए, जिसकी वजह से पीसीबी को बहरहाल फ़ायदा हो गया। लेकिन रिपोर्ट वगैरह कुछ नहीं आनी। माज़ी में भी हमने ये देखा कि किसी किस्म की जो रिपोर्ट तैयार की जाती है तो वो कभी शाया नहीं हुई, ना आवाम को पता लगा उसके बारे में। इसका ये भी आपने ऐसे ही सही कहा। होना मैं है। ज़रा आपने हसनैन से वकार हसनैन ये मेरा ख्याल है सेटल डाउन यूं ही हुआ है कि आप 1.5 करोड़ बचा दें, इस्तीफ़ा दे दें, हम आपको नहीं देखिए, निकालते। वो आमिर वाली बात पे मैं थोड़ा सा आना चाहता हूँ। वकार साहब बड़े सीनियर रिपोर्टर हैं। वकार साहब को मैं अगर कहूँ जी कि एक बड़ा चैनल आपको बुला रहा है और वो आपको ये कह रहा है जी कि 7-8 महीने आप इंटर्नशिप करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि आपको हमने ऑनर करना है या नहीं करना। हाँ यार मतलब आमिर जो कि 15-20 करोड़ रुपया कमा रहा है लीग क्रिकेट से, आप उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपकी तमाम तर लीग्स छोड़ के वो आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले और फिर ये मरून मिन्नत हो हफीज़ के या वहाब रियाज के कि उसको कब टीम में सेलेक्ट किया जाएगा। मेरा ख्याल है कि इसको प्रिसाइज करना चाहिए कि आमिर जैसे लोगों को, शोएब मलिक जैसे लोगों को, बहुत जाने सारे दें ऐसे आप, लोग हैं जाने दें, जो कि लीग क्रिकेट खेल रहे हैं, उनको आप लीग की परफॉर्मेंस में भी ला जाने सकते दें। हैं। हाँ, आप अगर टी20 में लाना चाहते हैं ना, मोहम्मद आमिर टी20 या टी10 ही खेलते हैं, ठीक है, तो आप अगर उनको टी20 की बुनियाद पे लाना चाहते हैं तो लीग की बुनियाद पे ले आएं। आप अभी हसन अली को इसी वजह से सिलेक्ट किया गया जी कि उनकी काउंटी में बड़ी अच्छी हाँ। परफॉर्मेंसेज थी, ठीक है। मोहम्मद अब्बास को इस शान वजह से मसूद सिलेक्ट सर, नहीं किया गया, वो एक तो बेचारा गरीब आदमी है, उसकी बात कोई नहीं शरीफ सुनता, आदमी। शरीफ आदमी है, ऊपर से वो काउंटी की परफॉर्मेंसेज उसकी काउंट नहीं हो सकती क्योंकि वो काउंटी में शानदार था। लेकिन हसन अली की इस वजह से काउंट होंगी क्योंकि शान मसूद का और ये तमाम तरह पुराना गैंग तो अभी तक चल रहा है ना, तो वो नज़रों में जो बंदा होता है उसके लिए कानून डिफरेंट है, जो नज़रों में ना हो उसके लिए कानून डिफरेंट है। पसंद नापसंद, जी हाँ, हसनैन ऐसे लियाकत साहब पसंद नापसंद। पसंद ना पसंद। शादाब अभी भी आप देखिए ना, शादाब का पाँव में चोट, सारा कुछ ठीक। शादाब जनवरी में खेलेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, आप देखिएगा वो जब T20 हमारा होगा न्यूजीलैंड के जिस साथ स्पीड तो से जट शादाब साहब लगे खेलेंगे। हैं मुझे नहीं लगता वो खेलेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ। जट साहब बड़ी स्पीड से लगे हुए हैं। हाँ, जट साहब तो खैर पीछे लग गए हैं, लेकिन ये फिर भी बता रहा हूँ जो मामला है, आप देखिएगा टीम का हिस्सा होंगे, खेले ना खेले टीम। अबरार को जज कर लेंगे ऑस्ट्रेलिया के मैं आपको बता रहा हूँ, आप देखिएगा कि जी अबरार देखे ना ऑस्ट्रेलिया में जो परफॉर्म, अल्लाह करे अबरार की परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए, वरना उस बेचारे पर खामखा के नज़ला गिरा देंगे कि वहाँ तो एक जैसी पिचेज होती हैं तो अबरार इतना यूज़फुल नहीं रहे। तो ये बड़ा मसला है हसनैन हमारा। देखिए ये मसला भी है, दूसरा ये कि आपने बैकअप क्या तैयार किया। आप सुफियान मुकीम को देखिए, पिछले 1-2 हफ्ते से वो मेहरान इंजर होके मुमताज़ बाहर बेचारा, बैठे हुए हैं। मेहरान मुमताज़ को देखिए, वो इधर दिक्के खा रहे हैं तमाम तर मुबस्सिर टी20 का लीग्स कहीं में। हमें पता नहीं है मुबस्सिर कहाँ। खान का देख लें, देखिए मुबस्सिर भी अच्छे हैं, लेकिन मैं सर समझता हूँ जफर गौर, कि जफ़र गौर हैं, कासिम अकरम हैं, लेकिन इनमें अगर बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग कोई बॉलर था वो मेहरान भी है, मेहरान में एग्रेशन भी है। और बहुत दूसरा अच्छा बॉलर। सुफियान मुकीम, देखिए सुफियान मुकीम इज़ वन एंड ओनली, क्योंकि एक तो रिस्ट स्पिनर है, ऊपर से लेफ्ट आर्म है, लेकिन उसको आपने इंजर करवा दिया। आप पीसीबी में वो इलाज करवा रहे हो और पीसीबी के इलाज का आपको पता है कि वहाँ पे किस तरह की जो है हमारी कैपेबिलिटीज़ है। अल्लाह करे कि वो उसका जितनी भी ट्रीटमेंट दो है स्टैंडर्ड वो है, जल्दी हो एक जाए। नसीम शाह का इलाज करवाया गया पीसीबी की तरफ से जो बाहर हुआ, हम्म। एक इसका और है, लेकिन ये एहसानुल्लाह का इसमें भी हुआ है इसमें पाकिस्तान इसमें में। ना जो नसीम शाह या फिर शाहिन शाह अफरीदी का, ये हमें चेक करने की ज़रूरत होगी। मेरा ख्याल है कि वो अपने काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसेस खुद भी बियर करते हैं, इस वजह से उनको बाहर भेजा जाता है। मे भी ये हुआ हो, लेकिन पीसीबी ने तो क्लेम किया है जी कि सारा मेडिकल का खर्चा पीसीबी ने उठाया, क्लेम किया है, मैं आपको बता रहा हूँ। वो फिर नसीम आगे से मना भी नहीं कर सकता ना, आजकल नहीं हॉट कौन टेक है। करेगा, खेलना नहीं है यार, ये सही। अच्छा जी हसनैन, अब आते हैं ज़रा आमिर जमाल और फ़हीम अशरफ, ये दो हमारे पास ऑलराउंडर्स वहाँ पर मौजूद हैं। आमिर ने स्कोर तो 5 ही किया है, फ़हीम ने थोड़ा उससे ज़्यादा 17 कर लिए थे। लेकिन आमिर जमाल और फ़हीम किसको देख रहे हैं कि चांस मिलेगा मेन प्लेइंग स्क्वाड में? देखिए प्लेइंग 11 ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर लिया है फ़हीम अशरफ पे। इट्स टाइम टू इन्वेस्ट ऑन आमिर जमाल। देखिए आमिर जमाल में बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, वो अगर थोड़ा सा सस्टेन हो जाए, उनको अगर आप टीम के साथ लेके जाएं, जिस तरह आप श्रीलंका लेके गए वापस लेके आगे, इस तरह नहीं, आप जाके उनको 1-2 टेस्ट दें, फिर कॉन्फिडेंस दें। आपको याद होगा किसी ज़माने में जो आजकल पाकिस्तान के सुपरस्टार प्लेयर है रिजवान, इनको चांस दिया गया, इनको सर रिजवान कहा जाता था, इनको 10-10 सीरीज़ का चांस दिया गया, उसके बाद जाके इनके छक्के लगना स्टार्ट हुए, इनके चौके लगना स्टार्ट हुए, इनकी 50s लगना स्टार्ट हुई। इसी तरह आपको आमिर जमाल के ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करनी होगी। आमिर जमाल एक बहुत क्वालिटी ऑलराउंडर है। देखिए अभी उनकी 25-26 साल उम्र है, 140 की रफ्तार से वो गेंदबाजी करवाते हैं। रन्स हमने डोमेस्टिक में उनको बनाते हुए देखा, अच्छे खासे रन्स भी बना सकते हैं, लेकिन आपको इंटरनेशनल अरीना में एडजस्ट होने के लिए फ़र्क, मतलब एक टाइम चाहिए होता है। अरसलान साहब, अभी आप एक टीवी चैनल में, आपके लिए बड़ा आसान है कि आप किसी भी जगह पे जाके बैठ सकते हैं, लेकिन जो बंदा एक यूट्यूब चला रहा है या एक फेसबुक चला रहा है ना, उसको आपकी सीट पे पहुंचने के लिए टाइम लगता है, और जब वो यहाँ पे पहुंचेगा, गलतियां करेगा, फिर जाके ठीक होगा। तो आमिर जमाल को मैं समझता हूँ कि उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर करनी चाहिए, टीम के साथ रखना भी चाहिए, और ऑन एंड ऑफ जिस तरह आपने वसीम जूनियर को मैचेस दे के उनको एक लाइन पे लाया है, इसी तरह आमिर जमाल के ऊपर भी आपको थोड़ा सा इन्वेस्ट करके उनको लाइन पे लाना होगा, और वो पाकिस्तान को बहुत लंबे अरसे तक सर्व कर सकते हैं। अच्छा जी, वसीम जूनियर पीएसएल की ट्रेड्स, प्लेयर यहाँ वहाँ क्यों गए, रिलीज क्यों?
3 बड़े नाम रिलीज़ हुए हैं जी, मतलब मेरी नज़र में। तो मोहम्मद आमिर को कराची किंग ने रिलीज़ किया, लाहौर ने फ़खर जमान को रिलीज़ कर दिया है, और कोयटा ग्लैडिएटर ने नवाज़ को रिलीज़ कर दिया, मोहम्मद नवाज़ को। अच्छा, किसी एक ने तो बताया, कहा ये मतलब सोशल मीडिया पर कि जी आमिर को कोई लेने नहीं जा रहा, आमिर को कोई नहीं, ऐसा नहीं है। अभी ज़रा ड्राफ्ट होगा और मोहम्मद आमिर को, ये मुझे पता है कि कोयटा ग्लैडिएटर ही सबसे पहली टीम होगी जिसको मोहम्मद आमिर को लेने का इस वक्त चल रहा है, कि वो चाहते भी हैं कि मोहम्मद आमिर को लें। अच्छा, नवाज़ रिलीज़ हो गया, फ़खर हो गया। मैं ज़रा दोनों हज़रात बैठे हैं वैसे तीनों, इनसे पूछता हूँ कि जो ट्रेड हुई है, मुझे समझ में नहीं आई कि बड़ी अजीब ट्रेड हुई है। शान मसूद बहुत अच्छा बड़ा प्लेयर है, मुस्तनद है और विनिंग टीम का हिस्सा था मुल्तान सुल्तान का, फैसल अकरम के साथ ट्रेड कर लिया। मैं आता हूँ जी, वापस आता हूँ। और बस कराची ने अच्छा किया कि उसको ले लिया, और मुझे मेरा ख्याल है कप्तान भी शायद शान मसूद ही होंगे, और अच्छा फैसला होगा कराची का अगर ये होता है तो। वापस आते हैं ब्रेक से। इस पर वेलकम बैक जी। हसनैन लियाकत, सैफ खान साहब और सईद वकार हुसैन हमारे साथ मौजूद है। वकार से तो मैं अब ज़रा फुटबॉल पे बात करूँगा, लेकिन सैफ भाई ट्रेड हो रही है, हसनैन आपको भी पता है, ज़रा इसमें आप सारे अपनी डिस्कशन चाहे तो करें जी, इजाज़त है, आपका अपना शो है। सैफ भाई, शान मसूद चले गए कराची, और इसी तरह बड़ी ट्रेड हो रही है, हसन अली आ गए कराची, आमिर को रिलीज़ किया है कराची ने, क्या सोच के किया होगा? या आमिर ने खुद कहा होगा कि मैं ड्राफ्टिंग में जाना चाह रहा हूँ। नवाज़ को रिलीज़ किया कोयटा ग्लैडिएटर ने, और फ़खर को रिलीज़ कर दिया है लाहौर कलंदर ने। अच्छा, फ़खर का तो ये पहला अटैम्प्ट नहीं है, 2-3 साल से फ़खर कोशिश कर रहा था कि मैं ड्राफ्टिंग में जाऊँ, और वो शायद इससे पहले पेशावर ज़ल्मी के साथ शाहीन आफरीदी और फ़खर की कोई बात भी चल रही थी, पर वो मामला मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचा, तो फ़खर वापस पे लाहौर के लिए चले गए, और मेरे ख्याल लास्ट ईयर तो ड्राफ्टिंग से ही गए ना, उन्होंने दोबारा ले लिया। तो सैफ भाई, ये क्या हो रहा है मोहम्मद आमिर को और नवाज़ को कोयटा ग्लैडिएटर का रिलीज़ करना? देखिए, ये तो प्लेयर्स का और मैनेजमेंट जो होती है पीएसएल की, उनकी सवाब भी होता है कि कौन से प्लेयर को वो रिटेन करना चाहते हैं और कौन से प्लेयर को जो है वो ओपन बिट में जाना चाहते हैं, या कौन सा प्लेयर जो है वो छोड़ना चाहता है अपनी लीग को और टीम को चेंज करना चाह रहा होता है। ये तो आपको पता है, तो सारी प्लेयर्स की होती है। अब देखा जाता है कि कौन सा प्लेयर किसके लिए कितना सुटेबल है। अब पीएसएल में नो डाउट फ़खर जमान लाहौर के लिए बेहतरीन खेलता चला आ रहा है और शुरू से खेला। नवाज जो है वो कोयटा के लिए मुस्तकिल खेलता आ रहा है, परफॉर्म किया, लेकिन अभी नवाज की परफॉर्मेंस अप टू द मार्क है। अच्छा, इसमें ये भी तो होता है कि देखें, आप कोई प्लेयर ज्यादा बड़ी बिट में जाना चाहता है, ज्यादा पैसों में जो है वो अपनी ट्रेड करना चाह रहा होता है, तो डेफिनेटली ये 2-4 रीजन होते हैं जिसकी वजह से प्लेयर्स भी और मैनेजमेंट अच्छा, भी जो शान है मसूद का कराची किंग में जाना, सैफ भाई ठीक है, कराची किंग के लिए मुझे लगता है बेहतर ऑप्शन है। लेकिन मैं समझता हूँ मुल्तान के लिए वो बेहतर था, सही जा रहा था, खेल रहा था, लेकिन ज़ाहिर है उसको बेहतर सोचा होगा अपने लिए कि वो कराची चला गया। कराची से बिलोंग करता है, कराची के लिए रहता है, कराची से खेलता नहीं, है। लेकिन एक चीज़ भी है ना सैफ भाई, यहाँ पर बड़ा कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है कि आपका टेस्ट कैप्टन हो और वहाँ पर रिजवान कैप्टन हो, तो कैसे आप फिर एडजस्ट करेंगे? ये भी तो बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है ना। ये देखें है, लेकिन ऐसा जो बड़ी जो दुनिया की लीग्स होती है ना, ये T20 लीग्स होती है, उसमें आप देखें अक्सर टीमों में ऐसा होता है कि कोई बड़े बड़े स्टार्स खेल रहे होते हैं एक टीम में। हम लाहौर अपना आईपीएल की बात करें तो इसमें जो टीमें हैं उस पर कितने प्लेयर्स खेलते हैं, उनके सारे प्लेयर्स कप्तानी भी कर रहे होते हैं मुल्क के लिए और अंडर में दूसरी कप्तान के खेल रहे होते हैं। ये मतलब हाँ, अब वहाँ ये होता है कि आपकी किस प्लेयर से बनती है ज्यादा, किसके साथ अंडरस्टैंडिंग कितनी होती है। बिल्कुल ये चीजें मैटर करती हैं हमारे जैसे ममालिक के अंदर कि किस टीम में उससे खेलना है, उसके अगेंस्ट लॉबी कौन सी है, या जिस प्लेयर से नहीं बनती है उनकी, तो वो कोशिश करते हैं कि वो टीम में ना खेलें या अगेंस्ट अपोनेंट खेलें। ये चीजें तो होती हैं, लेकिन शान मसूद कराची आया तो ऑब्वियसली ये कप्तानी करेगा कराची की। मैं समझता हूँ उसे कप्तानी करना भी चाहिए कि मुल्तान के लिए भी कप्तानी, वहाँ 2 कप्तान थे, रिजवान ऑलरेडी कप्तानी कर रहा था मुल्तान के लिए, तो शान का कराची आना तो मैं समझता हूँ कप्तानी करेगा, और क्योंकि वो पाकिस्तान का टेस्ट का कैप्टन हो गया ना, इमाद चला गया, इमाद भी चला गया सर मैं बिल्कुल इमाद चला गया, तो उसके लिए ऑप्शन है वो कप्तानी मुझे लगता है कि शान मसूद ही कप्तानी करेगा कराची के लिए। सैफ भाई ने कहा ठीक है, बिल्कुल वो कराची में गए, कप्तानी के लिए गए, लेकिन देखिए मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या शान मसूद कल आपको T20 का कप्तान बनते हुए नजर आ रहे हैं पाकिस्तान का? क्या आपको सरफराज T20 का कप्तान बनता हुआ नजर आ रहा है पाकिस्तान का? क्या आपको वापस बाबर आजम नजर आ रहा है? मेरे हिसाब से हमें थोड़ा सा नए फॉर्मेट की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि डोमेस्टिक स्ट्रक्चर तो हमारा वैसे ही तबाह है, ठीक है ना, उसको कोई देखता है ना, उसको कोई घास डालता है। अजहर अली को जब लाए थे ना लाहौर कलंदर, तो वो कैप्टन था, हालांकि उसकी जगह तो T20
बनती नहीं थी, देखिए लेकिन बनाना अरसलान, पड़ा। मैं समझता हूँ कि ये जो पीएसएल की फ्रेंचाइजीज है ना, इनके साथ पीसीबी को बैठ के इनको कहना चाहिए कि हम आपको ना 4-5 नए कप्तान देते हैं, आप उनको पीएसएल में ग्रूम कीजिए, ठीक है। वहाँ से जो ग्रूम होके आए उसको पूरे पाकिस्तान को पता हो कि इसने फलां फ्रेंचाइज की कप्तानी की है, इसकी कप्तानी कैसी है, इसके प्लस नेगेटिव्स कैसे हैं, और वहीं से आवाज़ उठेगी और वो कल पाकिस्तान का बेहतर कप्तान बनेगा। ना कि आप टेस्ट टीम के कप्तान को भी एडजस्ट कर लें, ओडीआई टीम के कप्तान को भी एडजस्ट कर लें, T20 ये के बात कप्तान को भी एडजस्ट कर लें। कप्तानों के कप्तान, साबिक कप्तान सरफराज अहमद, अभी भी 9वां सीजन है, वो कप्तान होंगे, तो इस स्ट्रेटजी को थोड़ा सा तब्दील होना अच्छा, चाहिए। खबरें हैं सऊद शकील की भी, ये भी आपको बता दूं, खबरें हैं, अभी खबरें, कंफर्म नहीं है हाँ, लेकिन लेकिन खबरें ही हैं, खबरों की हद तक है। आई डोंट हाँ, थिंक सो कि मुझे भी सरफराज लगता है को सरफराज अभी ही तक, ये आखिरी सीजन उनका हो सकता है, लेकिन इस सीजन में मुझे लगता है कि सरफराज ही कप्तान अच्छा होंगे। वकार यार, बड़ा एहतजाज हुआ फुटबॉल फेडरेशन हाउस के बाहर, और पूरे स्टेक होल्डर्स, फुटबॉलर्स, क्लब्स, और जो पुराने फुटबॉलर्स थे, कैप्टन्स थे, ईसा ने लीड किया उसको, बहुत बड़ा नाम है हमारा, फॉर्मर कैप्टन है पाकिस्तान फुटबॉल का। तो बड़ा एहतजाज हुआ नॉर्मलाइजेशन कमेटी हारून मलिक और उनके मेंबर्स के अगेंस्ट। बिल्कुल अरसलान, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये एहतजाज कल बहुत बड़ा हुआ था, पहले भी एहतजाज होते रहे हैं लेकिन वो छोटे होते रहे हैं। कल मैं ये कहूँगा कि बड़ा मुनज़्ज़म तरीके से एहतजाज किया गया हारून मलिक के खिलाफ, क्योंकि हारून मलिक भी ये हैं कि वो पक्का कब्जा करके बैठ गए हैं, ऐसा हो गया उन्हें। और ये जो एहतजाज करने वाले साबिक फुटबॉलर हैं, इसके अलावा लाहौर में जितने भी क्लब्स हैं फुटबॉल्स के, उनके भी नुमाइंदगान बीच में शामिल थे। और इसके अलावा वहाँ जो ट्रेनिंग हासिल करते हैं, काफ़ी बड़ा एहतजाज था। तो वो यही है कि गवर्नमेंट को भी इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि हारून मलिक के खिलाफ काफ़ी एहतजाज किया गया, लेकिन इसके बावजूद वो टस से उतरे। अब वो चाहते हैं कि से पाकिस्तान फुटबॉल के फेडरेशन के जो इलेक्शन है वो वक्त पर होने चाहिए थे, लेकिन वो नहीं हो सके। लेकिन अब उनका मुतालबा ये है कि हारून मलिक फौरी तौर पर इस नॉर्मलाइजेशन कमेटी से हट जाएं और इलेक्शन करवाएं पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के, जिसकी वजह से पाकिस्तान में फुटबॉल की हालत को बेहतर किया जा सके। क्योंकि वो ये क्लब जो एहतजाज कर रहे थे वो ये भी कह रहे थे कि पाकिस्तान में फुटबॉल के काफ़ी शौकीन है, और उनके क्लब में रोज़ाना नए रजिस्ट्रेशन भी हो रही है। लेकिन है कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के जब इंतखाबात हुए तो नया कोई चेयरमैन आए और वो फुटबॉल की मजबूती के लिए काम करे। और इसके अलावा जो एहतजाज कर रहे थे उनका ये भी कहना था कि हारून मलिक जो तनख्वाह हासिल कर रहे हैं वो भी गैर कानूनी है, इसलिए हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि वो इस चीज़ का नोटिस लें और फौरी तौर पर पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के दरवाजे बंद किए अच्छा जाएं। वकार, नए थोड़ा सा चूंकि टाइम कम है, मैं हसनैन के पास जाने से पहले, ये जो हॉकी का चल रहा है क्या मामला है जी? 4 इंक्वायरीज खुली हुई हैं हॉकी के हवाले से, और कोई 11 मिलियन रुपीस का मामला है जो जीएसटी में खिलाफ ज़ाब्ता मामला है, और 90 मिलियन से जायद का मामला कैश की लेन देन का मामला है। तो अच्छी खासी इंक्वायरीज खुली हुई हैं और प्रेसिडेंट हॉकी फेडरेशन से भी सवालात हो रहे हैं। बिल्कुल पीएचएस से भी इसके सवाल किए जा रहे हैं, लेकिन वो भी इंक्वायरी के हवाले से कोई वाज़ेह जवाब नहीं दे रहे, बल्कि ये कह रहे हैं कि इंक्वायरी चल रही है कि जवाब आने वाला है, इसकी रिपोर्ट होगी तो हम मीडिया को ज़रूर इस बारे में शेयर करेंगे। पर मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी किसी किस्म की कोई रिपोर्ट होगी। और हाँ, पीएचएस में भी काफ़ी अभी काम होना बाकी है, तो इसके हवाले से भी हुकूमत को चाहिए कि हॉकी का जो खोया हुआ मकाम है उसको हासिल करने के लिए हुकूमत अपना जितना भी हिस्सा डाल सकती है अपना डाले, ताकि ये जो पहले ही हमारा बहुत हिस्सा डाल दिया हुकूमत ने हॉकी को बेड़ा गर्क करने में वकार, और कितना डालेगी? 15 सालों में 1 अरब 52 करोड़ रुपया कैश में खर्च दिया है। इन जो अभी प्रेसिडेंट हैं उनके टेन्योर में कोई 70 से 80 करोड़ रुपया कैश में खर्चा है। ऐसा कभी भी नहीं होता भाई, किसी भी फेडरेशन में नहीं। खुल गई हैं इंक्वायरियाँ, देखते हैं, वो एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाते हैं। राना मुजाहिद पे लगाते थे, उसको ले आए हॉकी का सेक्रेटरी वापस। कभी शहबाज सीनियर पे लगाते थे, उनको भी ले आए कैंप कमांडेंट के तौर पे। आसिफ बाजवा उनके साले या पता नहीं उनके कोई कज़न के हवाले से कहते थे कि उनका खुफिया अकाउंट था, उसके अंदर पता नहीं कितने करोड़ रुपए का मामला था, उनको भी ले आए हैं चीफ सेलेक्टर के तौर पे। हसनैन, ये हमारे हाल है। सर इसमें देखें, मेरी आज से 3 महीने पहले उस वक्त के आईपीसी मिनिस्टर से जब बात हुई तो उन्होंने कहा जी कल हमने फ़ंड दिए, पता नहीं कितने करोड़ का नाम लिया, ठीक है। अब मुझे ये बताएं, ये अरबों करोड़ों के फ़ंड जाते कहाँ पे हैं, ठीक है, उसके कोई ऑडिट होगा, कोई अकाउंटेबिलिटी होगी, किसी को हम जिम्मेदार ठहराएंगे या नहीं? दूसरा, मेरा सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू सर हॉकी के हवाले से, सिंपल पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप अपने ओलंपियंस को कहें कि यार आप टीम की कोचिंग कर सकते हैं, आप टीम के मेंटोर बन सकते हैं, आप सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन आपका हॉकी फेडरेशन की चेयरमैनशिप से कोई ताल्लुक नहीं है। आप किसी कॉर्पोरेट सेक्टर के बंदे को, किसी कमर्शियल सेक्टर के बंदे को आप लाएं, ठीक है, आप लाएं, आप कमर्शियल सेक्टर को आज भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। जब तक कमर्शियल सेक्टर इन्वॉल्व नहीं होगा, कोई कॉर्पोरेट शख्स आके आपकी हॉकी का सीईओ नहीं बनेगा, चेयरमैन नहीं बनेगा, यही होगा। देखिए एक ज़माने में आपको याद होगा कासिम ज़िया
जब पीपल्स पार्टी का ज़माना था तो हॉकी फेडरेशन के आई थिंक चेयरमैन थे जी। चेयरमैन थे या प्रेसिडेंट थे यस एग्जैक्टली। हॉकी की तो तबाही का सारा सिस्टम वहाँ से स्टार्ट हुआ। उससे जी, पहले तक सकलेन को, शकील अब्बासी को, रेहान बट को, इन सबको बच्चा बच्चा जानता था। कम से कम हॉकी के इतने बुरे हालात नहीं थे। मैं आपको पूछ लूँ या आप मुझे पूछ लें किसी कि को नहीं हॉकी के पता। 5 प्लेयर्स के नाम पता कर दे तो हमें 5 प्लेयर्स के नाम नहीं हसनैन जो कैंप पता। लगा इवन है ये ना, नहीं पता होता कप्तान कौन है पाकिस्तान हसनैन हॉकी जो टीम कैंप का। लगा है 1000 रुपया या 500 रुपया ऐसे दे रहे हैं पर डे जी हाँ। बेचारे को। अब आप इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर को 1000 रुपया 500 रुपया दे के कहें जी दुनिया में बच्चे हॉकी क्यों नहीं खेल रहे, तो भाई नहीं खेलेंगे ये ना मेरा यार। ख्याल है जी कसूर साबिक ओलंपियंस का है। उन्होंने सब हॉकी को बिल्कुल, तबाह मैं किया है agree, और अब agree। उन ओलंपियंस को आप ये कह सकते हैं कि आप कोचिंग की हद तक आ जाइए, सिखा लीजिए। ठीक है, मैं तो समझता हूँ कि उनकी वो भी यूटिलिटी नहीं है। कोच कोई हॉलैंड से ले आए, सर ठीक यही है, जरूरत है अब उनकी जो है मॉडर्न डे ना हॉकी की। एग्जैक्टली कोई मॉडर्न डे हॉकी हमें सिखाने की कोशिश करें और कोई कॉर्पोरेट सेक्टर का सीईओ ले आए, कोई चेयरमैन ले आए ताकि कोई कमर्शियल मैं आके पैसे इन्वॉल्व हो और हॉकी ऊपर 100% जाए। अग्री। मुझे याद है कि नूर खान साहब जब थे ना तो हॉकी उरूज पे थी, ब्रिगेडियर आतिफ थे, कमाल करके रख दिया था, हॉकी उरूज पे थी। हॉकी प्लेयर्स के पास पैसा था, नाम था, एक बूम था, स्टारडम था। हमें सबको क्या, हमारे वालिद मेरे बड़े शौक से हॉकी देखा करते थे। आज तो आप सही कह रहे हैं ना, हॉकी को उठा के जाता दिखाई देता है मुझे, और ना ही मुझे ये पता है कि हॉकी के प्लेयर्स के नाम क्या, हालांकि हम रेगुलरली इन टच है। और ये बात मुझे शहबाज सीनियर ने भी आपने देखा भी हमारे इंटरव्यू में कही, उन्होंने कहा यार मुझे खुद नहीं पता। तो इतने मतलब आप सोचें कि एक बंदा बेचारा लगा भी हुआ है, काम भी कर यार मुझे भी नहीं पता, और क्वालिटी ऑफ हॉकी की उसने बात की, उसने कहा नहीं है भाई। तो ये है, बहुत शुक्रिया हसनैन लियाकत, थैंक यू सो मच आपका हमारे साथ मौजूद रहे। सैफ खान साहब का बहुत शुक्रिया, सैयद वकार हुसैन का बहुत शुक्रिया। लें जी, अगले हफ्ते फिर होती है आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।